चलिए देखिए, सिलेबस अपना एंशियंट हिस्ट्री से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल्चर वाला कुछ पार्ट किया है। जो लोग नए जुड़े हैं अभी अभी उनको हम लोग रिकॉर्डिंग भी दे देंगे और अगले साल वो कल्चर भी पढ़ पाएंगे। इसी साल पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अलग समय पर रिकॉर्डिंग चला देंगे, तो वो आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से, जो हम लोग अपनी सफर शुरू करेंगे तैयारी का। देखिए, इस दौरान जो है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री को, वो लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को कितना डीप में पढ़ना पड़ता है। बहुत ज्यादा वास्ट होता है। और एक मिनट, एक और थोड़ा सा अभी मैं बात करता हूं आपसे। तो बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता रहेगा, तो चलिए सॉल्व हो जाएगी समस्या। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे जब आप पढ़ते हैं, तो उसका सिलेबस जब आप देखते हैं तो ऑप्शनल में से ही ये सिलेबस भी निकल करके आता है, जीएस वाला। क्योंकि जनरल स्टडी में कोई भी प्रश्न, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या कौन सी सभ्यता के लोग, एक प्रश्न है कि वो जो डॉग होते थे, कुत्ते, उस समय में उनका शवाधान करते थे, यानी कि वो जो कब्र बनाते थे, यानी कि मरे हुए आदमी को गाड़ते थे, तो साथ में उसके जो पेट्स होते थे, यानी कि डॉग होता, तो उसको भी गाड़ देते थे। अब ये प्रश्न स्पेसिफिक आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं उसके लिए प्रश्न है, या इसको उस लेवल पे पढ़ना चाहिए कि जब आप इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को डीप में पढ़ रहे हैं, तब पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आपसे अतिरम पक्कम पूछा था कि ये पेलियोलिथिक साइट है, जो 20 क्वेश्चंस पूछे थे उसमें एक साइट का नाम बताया था कि अतिरम पक्कम। तो क्या अतिरम पक्कम जो है वो प्रीलिम्स में, जीएस में पूछने लायक है, या मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्टिव लिखने लायक है? ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा फॉसिल्स में ले जाऊं
तो निएंडरथल मानव या लिनिया एस्पेरा या ऐसी कोई और फॉसिल वाला नॉलेज, और वो पैलिएंटोलॉजी का नॉलेज है, वो जीवाश्म विज्ञान में पढ़ना चाहिए, या वो मनुष्य के विकास के दौरान उसको और किसी दूसरे हिस्से में पढ़ना चाहिए। तो ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल है कि हिस्ट्री हम कितना डीप में पढ़ें और कितना पढ़ें कि उससे हमारा काम हो जाए, या फिर हम केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लें और काम मतलब हम पास हो जाए। तो क्या हम पास हो सकते हैं केवल ऊपर ऊपर से स्टडी करके? क्या हम पास हो सकते हैं, या हमको वाकई में डीप में जाना पड़ेगा हिस्ट्री में? तो ये देखने के लिए थोड़ा सा एक नजरिया विकसित करना पड़ेगा आपको। अब क्या होता है कि कई बार हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं तो ऊपर ऊपर के सतह के ज्ञान से जो है हमारा सिलेक्शन हो जाता है, प्री हो जाता है, और उस साल हो गया। हो सकता है कि अगले साल फिर आपका प्री ना निकले, आप प्रीलिम्स ना निकाल पाए, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्नों का जो झुकाव है वो डीप की तरफ चला गया, गहरे ज्ञान से पूछ लिया थोड़ा। राखी गढ़ी की जो खुदाई है वो आप करंट अफेयर्स से आपने तैयार कर ली थी, अगली बार उसने उस तरह से करंट अफेयर्स का जो है पुट न देते हुए उसने कुछ दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ लिया, तो आप चक्कर खा गए। तो ये दिक्कत है सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, ये एक प्रॉब्लम है कि हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कितनी कर लें कि वो सफिशिएंट है, कि उतना अगर हमने पढ़ लिया तो बस बात खत्म, वो वहां से प्रश्न आ जाएगा। तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि हम तैयारी कितनी करें और कितनी तैयारी। तो इसके लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, और टेस्ट में कई बार क्या होता है कि वो बहुत डीप में से भी पूछ रहा होता है, कई बार ऊपर से पूछ रहा होता है। तो हम आपको बीच का पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और होमवर्क देंगे वो हम आपको डीप के लेवल तक देंगे। तो जिन लोगों को 2 साल बाद 3 साल बाद परीक्षा देनी है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छोटी क्लासेस में, वो तो बहुत डीप में पढ़े तो भी कुछ चलेगा, उनको पढ़ना चाहिए। और जिन लोगों को 6 महीने बाद देनी है या अभी अक्टूबर की एग्जाम देनी है, वो लोग अगर उतना डीप में न जाए तो ही भला है उनका, क्योंकि अब डीप में जाने का समय रहा नहीं। आपको थोड़ी शैलो अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। तो अभी हम हिस्ट्री पढ़ते समय में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं कि जो परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो बात बताऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट बातें बहुत होंगी, क्योंकि वो परीक्षक के दिमाग में घूम रही होती है। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अगर आप खुद मान लीजिए हिस्ट्री पढ़े हुए हो और अकबर के जमाने से मान लीजिए आपको 5 प्रश्न बनाने के लिए कहा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण 5 प्रश्न बता दीजिए जो अकबर मुगल पीरियड से जुड़ा हुआ है, खास करके अकबर के समय का जुड़ा हुआ है, तो आप वो 5 प्रश्न कौन से पूछोगे? हो सकता है उसमें फतेहपुर सीकरी हो, बुलंद दरवाजा हो, इबादत खाना हो। तो 2 या 3 प्रश्न तो फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, फिर अकबर के युद्ध हैं। इस प्रकार से उसमें से कहीं से आप 5 क्वेश्चन ढूंढ करके लेके आओगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन अकबर की जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो डीप में आते हैं, जब तक आप डीप में तैयारी नहीं करते तब तक नहीं आते। तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करेंगे, और दूसरी हिस्ट्री के साथ एक और प्रॉब्लम है, इतिहास की जब हम तैयारी करते हैं तो क्रोनोलॉजी की बड़ी दिक्कत आती है, और स्थान की बहुत दिक्कत आती है, और पर्सन्स की बहुत दिक्कत आती है। 3 तरह की चीजें की, डेट्स की, यानी कि क्रोनोलॉजी में जो समय काल है ये 2री शताब्दी का है, 3री शताब्दी का है। डेट तो अपने आप में प्रॉब्लम हिस्ट्री के साथ रहती है, जो अधिकांश लोग महसूस करते हैं कि हम डेट्स याद नहीं रख पाते, हम लोग ये पूरी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। तो आप सर समझा दीजिए कि हम तारीखों को कैसे याद रखेंगे। दरअसल वाकई में तारीखें याद रखना इतना आवश्यक नहीं है, और पर शताब्दी तो याद रहना चाहिए, सन याद रहे तो और ज्यादा अच्छा। एक प्रॉब्लम आती है स्थान विशेष की कि उत्तर भारत की घटना हो रही है या दक्षिण भारत की घटना हो रही है। तो जब हम उत्तर भारत में घटनाक्रम को देखेंगे तब दक्षिण भारत में उन दिनों में क्या हो रहा है, दक्षिण भारत में कैसा चल रहा है।
तो उसकी बात भी आएगी। और स्थान की हो गई, डेट्स की हो गई, फिर व्यक्तियों की प्रॉब्लम होगी। नाम रहेंगे तो बीम फर्स्ट, बीम सेकंड, ये थर्ड। तो जब हम बात करेंगे तो वही नाम जो है कई बार दोहराए जाएंगे, उसी नाम के लोग हैं। तो 3 तरह के कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कालानुक्रम का यानी कि क्रोनोलॉजी का प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है डेट्स का यानी कि वही क्रोनोलॉजी वाला, एक स्थान का यानी कि ये उत्तर भारत का है, पूर्वी भारत का है, पश्चिमी भारत का है, या साउथ इंडिया में वो हो रहा है। और तीसरा आएगा व्यक्तियों का कि ये व्यक्ति तो वहां था, नहीं ये वो पहला था, इसके दादाजी का नाम जो था उसका नाम भी यही था, तो उसके नाम के आगे फर्स्ट लगा हुआ है। अब पोता आ गया है तो उसके नाम के आगे सेकंड लगा हुआ है। तो दादाजी का जो नाम है वो फिर यहाँ पोते का नाम है तो उसमें थर्ड, और फिर उसके बाद 2 जनरेशन के बाद में फिर अगर कहीं कुछ आता है तो उसको थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। एक और ये सब चीजें तो है, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि एक साथ कई स्तर पर घटनाएं भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है। यानी कि बंगाल का जो पाल राजा है वो मध्य भारत में आकर के लड़ाई लड़ रहा है, और फिर गुर्जर प्रतिहार हैं, फिर इधर चले जाएंगे तो चालुक्यास हैं, गुजरात में आएंगे तो चालुक्यास हैं, फिर नीचे के जो पल्लव और वो जो दूसरे राजा हैं पांड्य, चेर और चोर, चेर चोल और पांड्य वाली जो कहानी है वो अलग चल रही होती है। फिर आपस के वैवाहिक संबंध भी होते हैं। तो यहाँ इस कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए हम लोग घटनाओं और युद्धों के माध्यम से, युद्ध जो है उनके आपस में, और घटना, और खास करके कौन सी घटना जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन इतना बड़ा परिवर्तन कि उससे सत्ता परिवर्तन हो गया, राज्य में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ, यानी कि या तो कोई बहुत बड़ा निर्माण हो गया, बहुत बड़ा नया संबंध स्थापित कर लिया, नया वंश स्थापित हो गया, और या पूरी सीमाएं बदल गई राज्य की, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो हम जो है उसको उस रूप में तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ये बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे इसमें इनको। तो ये जो क्रोनोलॉजी में जो प्रॉब्लम आती है ना, कि जैसे कि हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा और उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा, और वैदिक के बाद में जैसे ही हम लोग गए और हमने पढ़ने की कोशिश की कि जैनिज्म पढ़ लें, बुद्धिज्म पढ़ लें, तब एक नई प्रकार की समस्या आएगी। क्योंकि अगर हम भगवान बुद्ध को और उनको इस जगह पर बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने लगे तो फिर भटक जाएंगे, क्योंकि फिर हम जो वहाँ हिस्ट्री की जो कंटिन्यूटी है वो खराब हो जाती है और फिर उसको समझने में दिक्कत आती है। तो बुद्धिज्म को हम अलग से ले जा करके पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से जैनिज्म को भी फिर अलग से कुछ क्लासेस होंगी, यानी 2 या 3 बल्कि 4 क्लासेस जो है वो बुद्धिज्म पे होनी चाहिए। तो 3 क्लास तो मिनिमम हम लोग बुद्धिज्म पे रखेंगे, तब जाकर के हम भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाएं और उनके पूरे कार्यक्रम और उनका जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, उसको हम अच्छे से न्याय कर पाएंगे। और क्योंकि उसमें से प्रश्न पक्का आएगा, और मेंस में वो 3 जगह काम करेगा, निबंध में भी काम करेगा, 4th पेपर में भी काम करेगा, और वो फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री है वहां पे भी प्रश्न आएंगे, और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत में बुद्धिस्ट टूरिज्म भी बहुत है, बुद्धिस्ट स्कल्पचर है, बुद्धिस्ट बहुत कुछ है। और जैन धर्म के मामले में भी यही चीज है, उसको भी करीब 2 या 3 लेक्चर जो है हम लोगों को जैन के बारे में, फिर दूसरे जो शैव धर्म है या और कुछ है उसके बारे में एक आध, वैष्णव धर्म के बारे में 1-2 लेक्चर, क्योंकि उनको हम लोग फिर टुकड़ों में भी पढ़ते हैं ना, वेदांत के रूप में पढ़ते हैं, शंकराचार्य के रूप में पढ़ते हैं, तो दूसरे ग्रंथ जो है सेक्शन में भी उसको पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ उसको उस तरह से पढ़ाई करेंगे। तो एक तो आप लोग जो है थोड़ा टाइम टेबल लिख लीजिए, टाइम टेबल नोट कर लीजिए, आज टाइम टेबल का दिन है, ये हमारा टाइम टेबल कैसा रहेगा। तो ये जो 31 जुलाई तक का जो समय है नोट कर लीजिए जरा।
31 जुलाई का जो समय है तब तक हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर चुके होंगे। 31 जुलाई तक मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हमारी 40 डेज का प्रोग्राम। जिन लोगों को ऑप्शनल तैयार करना है वो लोग रोज 4 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑप्शनल वाले रोज 4 घंटा हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। 1 अगस्त से हमारा पॉलिटी शुरू होगा। 1 अगस्त से पॉलिटी की शुरुआत होगी। तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का जो समय है उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन। और 16 अगस्त से 30 अगस्त तक, 16 अगस्त से 30 अगस्त तक पॉलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर है, इसलिए इंडियन पॉलिटी में दोनों आ जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो पूरा अगस्त का जो महीना है हमारा वो पॉलिटी में जाएगा। सितंबर, 1 सितंबर से 15 सितंबर तक इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। हमारा टाइम टेबल बन रहा है, आप भी अपना टाइम टेबल इसके साथ साथ बना सकते हैं। रोज 4 घंटे जीएस का, 4 घंटे जीएस स्टैटिक अलग बनाना है, करंट अलग बनाना है। तो जीएस स्टैटिक जो है जीएस स्टैटिक 4 घंटा और 2 घंटा करंट और 4 घंटा ऑप्शनल, ये हमारे साथ साथ करते जाइए। दिसंबर तक आपको यही टाइम टेबल रखना चाहिए, तो मैं आपका दिसंबर तक का टाइम टेबल बनवा देता हूं। तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर आ जाइए 16 सितंबर से 30 सितंबर तक, नहीं 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक ज्योग्राफी। 1 महीना पूरा हमारा ज्योग्राफी में जाएगा। फिफ्टींथ अक्टूबर तक ज्योग्राफी। 15 अक्टूबर से लेके और 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर देखिए 1 नवंबर से 1 नवंबर से 13 नवंबर तक
इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स रोज रहेगा हमारा वैसे, लेकिन तब हम करंट अफेयर्स पे फोकस करना ज्यादा शुरू करेंगे। तब हमारे रेगुलर आर्टिकल और जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और जो बिजनेस लाइन है और वो सब चीजें ज्यादा शुरू हो जाएंगी। तब हम ज्यादा अच्छे से उसको डील करेंगे उस समय नवंबर से, क्योंकि तब तक आपके मंथली मैगजीन्स हैं वो भी बन जाती हैं, और सबसे बड़ी चीज 4 अक्टूबर की एग्जाम हो चुकी होगी। ठीक है, तो नवंबर का महीना जो है आपका लगभग जो है वो एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड फिर करंट अफेयर्स। फिर दिसंबर में आ जाइए, दिसंबर का जो समय है वो इकोनॉमी का समय होगा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। और चूंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली जो परीक्षा है वो जून में होगी, तो उस हिसाब से हम लोग रिवीजन और वो सब चीजें तो दिसंबर के बाद का जो कार्यक्रम है हम वो बाद में बताएंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस एक बार इस तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। जो हिस्सा छूटेगा उसको हम लोग जनवरी से उसमें कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो जुलाई तक चलती हैं, या ऑनलाइन क्लास बाद में भी रहेगी, लेकिन बाद में जो ऑनलाइन क्लास रहेगी हमारी, जो ऑफलाइन क्लास जो हम लोग सामने बैठ करके पढ़ाएंगे, बच्चे हमारे सामने रहेंगे, लगभग वही हम लोग डिस्प्ले करेंगे। उसी समय में रियल टाइम लोग जो है ऑनलाइन क्लास वाले उस क्लास को देख रहे होंगे। तो जो लोग ऑफलाइन में आना चाहेंगे और यहाँ भोपाल में रहेंगे, वो लोग यहाँ ऑफलाइन क्लास में जुड़े रह सकते हैं। ऑफलाइन का ये फायदा हो जाता है कि थोड़ा सा आप आंसर वगैरह राइटिंग रोज दिखा सकते हो। इसमें हम लोग व्हाट्सअप आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग कितना रेस्पॉन्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो एक अलग चीज रहती है। लेकिन ऑनलाइन में आप रोज देख ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ ऑफलाइन का फायदा होता है कि रोज आप सजेशन भी प्राप्त कर सकते हो कि कितना आपको चेंज करना है, क्या करना है। तो ये जो है हमारा एक संक्षिप्त टाइम टेबल है, जो अभी अभी और भी बहुत सारे हिस्से छूटे हुए हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, लेकिन उसको भी हमको करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे उसको। हाँ, एथिक्स का भी जून में तो नहीं हो पाया, लेकिन उसको एथिक्स को बीच में ही कहीं करेंगे, है ना। वैसे तो हम लोग एथिक्स बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारा नोट्स पढ़ के भी समझ सकते हैं, और हम एथिक्स रोज भी पढ़ाएंगे। हम एथिक्स समझ लीजिए, एथिक्स और ऐसे की तैयारी बीच बीच में होती रहेगी। जैसे अभी बुद्धिज्म पढ़ाएंगे तब हो जाएगा, फिर गांधी पढ़ाएंगे तो एथिक्स हो जाएगा। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ भी बहुत सारा एथिक्स चलता रहता है, और बहुत सारा एथिक्स का भाग तो पॉलिटी में हो जाता है, क्योंकि जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं और वो सब चीजें करते हैं तो एथिक्स उसमें हो जाता है। तो एथिक्स फिर अलग से भी हो जाएगा, करेंगे उसको भी। ठीक है, तो चलिए, मैं और कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको परमिशन दे देता हूँ। आप लोगों के लिए एक टास्क है अभी, मुझे जियोलॉजिकल टाइम टेबल लिख करके बताइए। कितने लोग जियोलॉजिकल टाइम टेबल पूरा लिख सकते हैं? कहाँ से? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, वो पेलियोजोइक वाला। तो जियोलॉजिकल टाइम टेबल लिख करके आप फोटो खींच के भी डाल सकते हैं, शायद इसमें चेट में फोटो आ जाता है, नहीं आता है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एमपीपीएससी के लिए भी बताता हूँ, एमपीपीएससी के लिए भी बात करता हूँ मैं। अभी पहले जियोलॉजिकल टाइम टेबल लिख के बताइए। 5 से 10 मिनट का, 10 मिनट का टाइम है आपके पास। 10 मिनट के अंदर जियोलॉजिकल टाइम टेबल, जो बच्चे नए हैं और नहीं जानते जियोलॉजिकल टाइम टेबल क्या है, तो वे गूगल पे खोज के बना सकते हैं। और अगर आपका फोन बिजी है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले मैं थोड़ा कुछ बच्चों को परमिशन दे देता हूँ। ठीक है।
कितने लोगों ने बना लिया अभी? कितने लोग लिख पाए? एमपीपीएससी के लिए भी बताता है आपको, कल एमपीपीएससी के हिसाब से बता देंगे, है ना? ठीक है। एथिक्स की क्लास भी बीच बीच में हम लोग ले लेंगे, ठीक है? बीच बीच में कभी करके उसको एडजस्ट और कर देंगे, आपको कुछ एथिक्स के पॉइंट्स भी बता देंगे। तो अभी आप बताइए कि कितने लोगों ने जो है पॉइंट्स बना लिए हैं, बताइए। जियोलॉजिकल टाइम टेबल। चैट बॉक्स में बताइए। जियोलॉजिकल टाइम टेबल आप लोग, इसमें तो खैर आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाथ तो खड़ा कीजिए कि भाई इतने लोगों ने तैयार कर दिया, हमने बना दिया। याद नहीं है? ईयर्स तो किसी को भी याद नहीं रहते जियोलॉजिकल टाइम टेबल में, और बाकी पूरा बना लिया। ओके, नहीं हो पाया। अभी आपसे कहाँ होगा, अभी तो आप आए हो तो। चलिए, तो सरल वाले हिस्से से शुरू करते हैं, ठीक है? हिस्ट्री का 24 आवर का क्लॉक, जो हर बार मैं बोलता रहता हूं। हिस्ट्री एक डायग्राम आपको हमेशा दिखाया जाता है, उस पर चलते हैं हम लोग। हमेशा ये डायग्राम आपको दिखाता हूं मैं हर बार, जब भी मैं नया बैच शुरू करता हूं। तो पिछले साल जो लोग थे वो इस डायग्राम को जानते हैं, जानते हो कि नहीं? देखा था ना पिछली बार हम लोगों ने? यस, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। अगर हम दुनिया को 24 घंटे में बांट दें कि ये 24 घंटे में दुनिया बनी है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ इन 24 आवर क्लॉक। अर्थ क्लॉक बताई थी ना आपको? यस। तो आपसे बात की थी, स्क्रीन अब तो दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? हाँ, तो ये वो क्लॉक है जो अभी हम जियोलॉजिकल टाइम टेबल से जोड़ेंगे। अगर ये आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री का, या यूं समझ लीजिए कि आपको दुनिया समझ में आने लग जाएगी। तो दुनिया को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है हिस्ट्री ऑफ अर्थ इन 24 आवर क्लॉक। क्या है? अगर मिडनाइट, रात 12 बजे 24 घंटे की घड़ी शुरू करते हैं हम, तो 12 घंटे यहां हो चुके होते हैं नून में, और फिर 12 घंटे वापस मिडनाइट में पहुंचने में। तो इस घड़ी की शुरुआत में आप देखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये जो रात को 12 बजे का समय दिख रहा है आपको 00 वाला, ये अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है इस जगह पे। और ये कितने लाख साल का है, एक एक जो समय है इसमें कितने लाख साल हैं,
ये अभी हम बात करेंगे बाद में, पहले हम इस घड़ी को देख लें। ये घड़ी में बार बार आना पड़ेगा हमको। तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जब हुआ, यानी सूर्य से बिग बैंग हुआ और सूर्य से जब पृथ्वी अलग हुई, तो रात के 12 बज रहे थे, मिडनाइट हो रहा था। और रात के 3 बजे तक, 3 AM, यानी रात के 3 बजे तक मेटेओराइट बम्बार्टमेंट चलता रहा। जो मेटेओराइट्स हैं वो इसके पृथ्वी के ऊपर आके गिरते रहे। रात को 4 बजे ओरिजिन ऑफ लाइफ दिखाई पड़ती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब मिलती है? रात को 4 बजे, जीवन की शुरुआत। और जीवन की शुरुआत के लिए मैं ओपेरिन का सिद्धांत आपको बताऊंगा, ओपेरिन की थ्योरी। ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिलते हैं हमको 5:36 पे। 5:36 पे हमको सबसे पुराने फॉसिल्स मिलते हैं, सुबह के 5:36 पे। ये सुबह के 6 बज रहे हैं। इस जगह तक आते आते हमको सबसे पुराने फॉसिल्स मिलने लगते हैं। इसका मतलब लाइफ आ गई है। और ये सब करोड़ों साल का समय हो गया है। इस समय तक करोड़ों साल बीत गया, और कितना साल बीता है वो अभी हम बात करेंगे। एग्जैक्ट समय में चलेंगे अब हम लोग, जब जियोलॉजिकल टाइम टेबल में जाएंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिए। ये जो समय है रात को सुबह 6 बजे से लेके दिन में लगभग 1 बजे तक का जो समय है, 1:52 का, सुबह 6 बजे से 1:52 का जो समय है, एबंडेंट बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, या आयरन फॉर्मेशन, लोहा बना है, आयरन बना है। इस समय आयरन का निर्माण हुआ है। और दिन के 2:08 पे आपको एल्गी मिलते हैं, एल्गा, सिंगल सेल्ड एल्गा। जीवन की शुरुआत होना अलग चीज है। जीवन की शुरुआत के लिए आपको एक प्रश्न लिखना चाहिए कि जीवन के आधारभूत लक्षण क्या होते हैं। जीवन के आधारभूत लक्षण। जीवन के आधारभूत लक्षण किसे कहते हैं? लाइफ की शुरुआत हुई मतलब जिसका जन्म होता हो, जिसकी वृद्धि होती हो और जिसकी मृत्यु होती हो। जीवन, वृद्धि और मृत्यु। वृद्धि के दौरान प्रजनन भी हो जाएगा। तो जीवन, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु, वो लाइफ है। वो लाइफ की शुरुआत हुई। लेकिन अभी वो सेल है कि नहीं? ये वायरस हो सकते हैं, ये और भी। अभी जैसे कोरोना वायरस है तो वो सेल नहीं है, सिंगल सेल्ड नहीं है। वो कोरोना वायरस जो है वो कोशिका नहीं है। अभी वो पूरी तरह से जीवन भी नहीं है। बस ये है कि वो विभाजित होता है, लेकिन वृद्धि उसमें उस तरह से नहीं होती, लेकिन विभाजित होता है, डिवाइड हो जाता है। तो सिंगल सेल्ड एल्गी जो है वो 2:08 पे आए दिन में। ये दोपहर का समय चल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है वो शाम को 6 बजे देखने को मिलता है। पृथ्वी रात को 12 बजे बन गई, और कितने घंटे हो गए पृथ्वी को बने हुए? 18 घंटे हो गए। पृथ्वी को बने हुए 18 घंटे हो गए, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। मेल और फीमेल टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव, डोनर और रेसिपिएंट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में या किसी दूसरे एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसा नहीं। कैसा? एक डोनर सेल, एक रेसिपिएंट सेल। एक सेल जो है वो न्यूक्लियस डोनेट कर रही है और दूसरी सेल उसको रिसीव कर रही है। उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है। ये शाम के 6:08 पे है। रात को 8:28 पे सीवीड्स आए हैं। 8:48 पे जेली फिशेज आई हैं, यानी सिलेंट्रेट्स। फिर आर्थ्रोपोड्स आए हैं। 9:04 पर रात को
रात को 9:04 पर आर्थ्रोपोड्स यानी कि ट्राइलोबाइट्स, और रात को 9:52 पर लैंड प्लांट्स यानी कि जो जमीन पर आने वाले पौधे, जमीन पर जो पौधे आ गए थे, पानी वाले पौधे नहीं, जमीन। कोल स्वाम्स रात को 10:24 पे। डायनासोर्स अभी रात को 10:56। अभी आप देखोगे तो वापस रात के 12 बज गए हैं। अभी का समय जो है मान लीजिए रात के 12 बज गए हैं वापस। और आज से 24 घंटे पहले, यानी अभी से 24 घंटे पहले पृथ्वी बनी थी। तो डायनासोर्स रात को 10:56 पे थे। मेमल्स की शुरुआत 11:39 पे हुई है, मेमल्स की। और कौन से मेमल्स आए थे सबसे पहले बताए थे? रोडेंट्स, चूहे जैसे मेमल्स आए थे। और 11:39 के बाद 11:45 के आसपास कौन आ गए होंगे? हाथी आए थे। और हाथी कैसे थे मैंने बताया था आपको, मोइरीथेरियम। फिर से बता देता हूं, मोइरीथेरियम। ये ऐसे थे, ऐसे हाथी रहे होंगे, सुअर से थोड़े से बड़े। हाथी के पूर्वज कैसे थे? ऐसे थे। अगर एक लड़की, ये फोटो दिख रहा है आपको? हाँ, ये दिख रहा होगा। ये मोइरीथेरियम, एक लड़की के सामने मोइरीथेरियम ऐसा था। ये ऐसा हाथी होता था उस समय में, ये ऐसे। हाथी का फिर विकास होता गया, और जो हाथी इस समय में जैसा था, उस समय में घोड़े कैसे थे? घोड़े की साइज क्या रही होगी वो देखते हैं जरा। इयोसिन, इयोहिप्पस आए थे। तो अभी हम इयोसिन की बात कर रहे हैं। तो इस समय में कौन थे? इयोहिप्पस। फोना की जो बात करेंगे, इस समय में रोडेंट्स आए थे, मार्सुपियल्स आए थे, पाइथन्स थे, मोइरीथेरियम था। ये सब फॉसिल्स हैं उस समय के, जो फॉसिल्स मिले हैं। मैं आपको इयोहिप्पस बताता हूं। ओलिगोसिन का इयोहिप्पस। ये घोड़ा था उस समय का, ये ऐसा छोटा घोड़ा, इयोहिप्पस। ऐसा घोड़ा होता था। अजीब लगता है ना कि घोड़े की साइज क्या रही होगी। ये हमारी जो बकरी होती है उसकी साइज का घोड़ा था। ये वो समय था, कब? जब आपकी घड़ी में लगभग 11:45 हो रहे होंगे। मेमल्स शुरू में चूहे जैसे थे। 11:39 पर जो मेमल थे वो चूहे जैसे मेमल थे, गिलहरी जैसे, खरगोश जैसे। और फिर ये हिरण या कुत्ते के बराबर जो घोड़ा और हाथी था वो 11:45 के आसपास, यानी अभी से 15 मिनट पहले। अभी अगर रात के 12 बजे फिर से हो गए हैं तो 3 लाख साल पहले लगभग पहला ह्यूमन देखने को मिलता है। 3 लाख साल पहले 11:58 यानी अभी से मात्र 1 मिनट और 17 सेकंड पहले मानव का जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर। 1 मिनट 17 सेकंड पहले मानव का जन्म कब हुआ? 1 मिनट 17 सेकंड पहले। और इस मानव को हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बल्कि ड्रायोपिथेकस बोल सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस मान सकते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस का समय जो अगर आप देखोगे
विकिपीडिया में आई है। 3 लाख नहीं, 4 to 3 मिलियन ईयर्स। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस कितने हैं? 4 to 3 मिलियन ईयर्स, यानी कि 40 लाख। यस, 40 से 30 लाख साल पहले। मिलियन ईयर एगो। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो प्लायोसिन 30 लाख साल पहले, यानी 40 लाख साल पहले आपकी घड़ी जो बोलती है 40 लाख मतलब 1 मिनट 17 सेकंड पहले, 1 मिनट 17 सेकंड पहले 40 लाख साल, इतना बड़ा अंतराल है। तो हिस्ट्री को समझना यहां से शुरू करना पड़ता है। इस तरह से हिस्ट्री को समझा जाता है। और ऐसी बहुत सारी घड़ियां जो है आपको इस पे मिल जाएगी, गूगल पे तरह तरह की घड़ी मिलेगी। एक घड़ी ये मिलेगी आपको इस टाइप से, इसको देखो। ऐसे आप दिन भर में 6-7 तरह की घड़ी देखेंगे। तो 1 मिनट, ये शायद खुला नहीं है। ये नहीं खुल रहा है, तो इसको ठीक ऐसा ही यहाँ खुल सकता है। 24 आवर को बताने वाली बहुत सारी चीजें हैं। ये वाला, अब इस घड़ी को देखिए। ये 24 घंटे की घड़ी में फॉर्मेशन ऑफ अर्थ दिख रहा है ना आपको सब? ये फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। और क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है। ये अर्थ एंड प्लेनेट थिया कोलाइड, डेब्री फ्रॉम द कोलिजन रिजल्ट्स इन द मून। मून का निर्माण हो गया, मेटेराइट का बम्बार्टमेंट हो गया। ये फिर ये मेटेराइट मिलियन ईयर्स। अब यहां मिलियन ईयर्स में दिया हुआ है, देखो क्या बोल रहे हैं। ये बिलियन ईयर्स में है, यहां 0 ईयर्स है। ये 30 मिलियन ईयर्स है, 300 लाख साल पहले मून का निर्माण हुआ। ये 400 से लेकर 700 मिलियन ईयर्स ये बम्बार्टमेंट होता रहा, हैवी बम्बार्टमेंट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। फिर लास्ट कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर यहां देखने को मिलता है। ये सुबह के 9 बजे है। ये बैक्टीरिया ओरिजिन हो रहा है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन 1.7 बिलियन ईयर्स, 9:04 पे ये लगभग बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर आ रहा है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट व्हेन ऑक्सीजन वाज नो लॉन्गर कैप्चर्ड बाय ओशियन और लैंड, सो बिगिंस ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सुबह दिन में जो 11 बजे के आसपास यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा आ गया। फर्स्ट प्लांट लाइफ अपीयर्स प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गा। तो ये जो 18:40 यानी कि शाम को 6:40 यहाँ पे भी एल्गा का लगभग यही समय था। हाँ, ये शाम को 6 बजे के बाद।
हाँ नहीं, 6 बजे तो यहाँ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सिंगल सेल एल्गा आया था, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया था, तो ये आपको यहाँ मिलता हुआ दिखेगा। फिर फर्स्ट फिश अपीयर, रात को 9 बजे ये फर्स्ट फिश। फर्स्ट लैंड प्लांट ये 9:36 पे, इन्हें लैंड प्लांट कब बताए थे? हाँ 9:52 पे, लगभग वही घड़ी में वही अंदाज जा रहा है। तो ऐसे आपको घड़ी दिखाई पड़ेगी। डायनासोर्स यहां बता रहे हैं 22:43 पर फर्स्ट डायनासोर, और यहां पर 10:56 पे। ठीक है, तो ऐसे आपको अलग अलग घड़ियों से आपको आइडिया मिलता जाएगा, यानी ये थोड़ा सा अंतर है कुछ का। फर्स्ट मैमल अपीयर 10:56 पहला मैमल, और ऊपर लास्ट मास्ट एक्सटिंक्शन डायनासोर जो है वो गायब हो गए 23:40 पर, और ये 23:59 पर होमो अपीयर्स, जीनस होमो। अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो, लेकिन मात्र कितने पर? 48 सेकंड पहले। 48 सेकंड पहले आपको कौन मिलेगा? होमो, होमो इरेक्टस। और इसमें कौन सा बताया हुआ है? ह्यूमन। ह्यूमन और होमो में अंतर है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ह्यूमन तो है लेकिन होमो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रुप से आता है। उसके लिए होमो इरेक्टस शब्द जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। कब? 23:59 और 12, यानी 48 सेकंड पहले। अब 23:59 और 56, मात्र 4 सेकंड पहले मॉडर्न ह्यूमन आया है, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस सेपियंस। तो होमो सेपियंस सेपियंस की शुरुआत जो है मात्र पृथ्वी पर, पृथ्वी की उम्र यदि 24 घंटा है तो 4 सेकंड पहले आए हम लोग। जो मॉडर्न मैन आपको दिखाई पड़ता है वो भी कितना पुराना? कम से कम 1 लाख साल पहले। मॉडर्न ह्यूमन जो है वो कब मिलेगा? क्रो-मैग्नन 1 लाख साल पहले। देख लेते हैं हम लोग अभी क्रो-मैग्नन का टाइम देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे अभी। तो ऐसे आप है ना 4-5 घड़ियां देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्रो-मैग्नन देख लेते हैं कब आया था। क्रो-मैग्नन मैन, ये मॉडर्न ह्यूमन जो है वो ये है। अब आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे। यूरोपियन अर्ली मॉडर्न ह्यूमन क्रो-मैग्नन, ये है 48,000 साल से 45,000 साल पहले। 48,000 साल से 15,000 साल पहले, सॉरी। तो एवरेज आप निकाल सकते हो 40,000 साल पहले, लगभग 40,000 साल पहले कौन आया था? मनीष बताओ क्या बोल रहे हो? कुछ पूछना है? चैट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो क्या बोलना चाह रहा। ऐसे ही हैंड रेज हो गया क्या गलती से? चलो कोई बात नहीं। तो 40,000 ईयर एगो मान सकते हैं इसको। लास्ट ग्लेशियल यानी कि जो प्लिस्टोसिन और हम आइस एज की बात करते हैं, तो क्रो-मैग्नन मानव को हम क्या मानते हैं? मॉडर्न ह्यूमन मानते हैं। इसको बोलते हैं मॉडर्न ह्यूमन। यहां से हम लोगों ने नाम देना शुरू किया है होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस का हमारा सबसे बेस्ट और सबसे नियरेस्ट पूर्वज जो माना जाता है वो क्रो-मैग्नन माना जाता है। ठीक है, तो ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत यहां हुई है 23:59:56 पर, यानी 23:59 और फिर 56 सेकंड। तो अब फिर से जीरो होने में कितना टाइम बचा है बताओ? फिर से जीरो होने में केवल 4 सेकंड बचे।
केवल 4 सेकंड बाद फिर पृथ्वी की शुरुआत वाला टाइम आ जाएगा। तो इससे कुछ अंदाजा है आपको? यानी कि मनुष्य को विकसित हुए, मॉडर्न मैन को बने हुए, यानी कि 50,000 साल पहले, 40,000 साल पहले पृथ्वी की उम्र को यदि 24 घंटा माने तो 4 सेकंड हुए हैं अभी। 40,000 साल इज इक्वल टू 4 सेकंड मान सकते हो आप। सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 10,000 ईयर्स। पृथ्वी का 1 सेकंड 10,000 साल के बराबर है लगभग, अंदाजा लगा लीजिए। उतनी पृथ्वी पुरानी है अगर 24 घंटा माने पृथ्वी की उम्र को। तो ऐसी बहुत सारी घड़ियां मिल जाएंगी आपको। तो ऐसी अर्थ क्लॉक जो है 4-5 आप देख लीजिए दिन में, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि दुनिया कितनी पुरानी है और मनुष्य का अस्तित्व कितना पुराना है। 4 सेकंड पहले 40,000 साल पहले था, उसमें सब कुछ हो गया। उसमें आइस एज भी हो गया, उसमें गुफाओं में भी रह लिए, पशुओं का शिकार भी कर लिया, निएंडरथल गायब भी हो गया, और उसमें एग्रीकल्चर भी की शुरुआत भी हो गई, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आ गई, और उसमें वैदिक सिविलाइजेशन भी आ गई, रामायण महाभारत भी हो गई, और पूरी दुनिया जो है, कितना इतिहास है हमारा? 4 सेकंड का तो तब का इतिहास है, लेकिन गुफाओं से निकल के धरती पे आने का इतिहास हमारा सिर्फ 1 सेकंड का है। 1 सेकंड के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। उस 1 सेकंड में हमने सारी सभ्यता बना ली, सारा विकास कर लिया। हमने जो कुछ भी इस धरती पे किया है, जो भी निर्माण किया है, जो भी प्रगति की है, जो भी आप मॉन्यूमेंट्स देखते हैं और जो भी पिरामिड देखते हो आप, इजिप्ट के पिरामिड और तमाम बेबीलोन के बगीचे और जो कुछ भी आप देखते हो, सब के सब कब हो गए? 1 सेकंड के अंदर ही हो गए सारे के सारे। अगर पृथ्वी की उम्र 24 घंटा है तो इससे आप मनुष्य की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हो कि मनुष्य की औकात क्या है पृथ्वी के सामने। वायरस बहुत पुराने हैं, वायरस से दोस्ती और पुरानी है। वायरस कब आया था? कोरोना वायरस की जो जाति के जो लोग हैं वो आ गए थे सुबह में 4 बजे। जब 12 बजे पृथ्वी बनी थी तो 4 बजे वो आ गए थे, बल्कि थोड़ा और उससे पहले भी हो सकते हैं। और हम कब आए हैं? अभी अभी। तो पृथ्वी की दोस्ती वायरस से ज्यादा है कि हमसे ज्यादा है? पृथ्वी किसको पसंद करती है? यस, कार्बन डेटिंग पर। इसके तो बहुत सारे क्रॉस एविडेंसेस हैं, बहुत सारे क्रॉस एविडेंसेस पर, कई तरह के। जियोलॉजिकल भी है, फॉसिल्स वाला, पैलियोंटोलॉजी वाला भी है, कार्बन डेटिंग भी है, पोटेशियम ऑर्गन मेथड भी है, यूरेनियम वाला भी है, यानी रेडियो एक्टिव मेथड्स भी हैं सारी की सारी, और बहुत सारी मेथड्स हैं। यानी दुनिया भर की जितनी मेथड्स होती हैं एज डिटर्मिनेशन की, काल निर्धारण की, वो सारी मेथड्स ये बताती हैं कि यही एक तरीका है जीवन की शुरुआत का। तो हिस्ट्री को पढ़ना यहां से शुरू किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले मानव आएगा तब तो इतिहास आएगा, फिर प्रागैतिहास भी आएगा, आद्य ऐतिहासिक भी आएगा, और फिर इतिहास आएगा। इतिहास तो उसको कहते हैं जहां से लेखन शुरू हुआ है। लेखन शुरू हुआ है तो उसको इतिहास कहते हैं। वो तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या फिर ज्यादा ज्यादा ऋग्वेद मान लीजिए। उससे पहले तो प्रागैतिहास और आद्य ऐतिहासिक है ना। तो जहां से टूल्स मिल रहे हैं, केवल गुफाएं मिल रही हैं, भीमबेटका की गुफाएं, तो इतिहास नहीं है, वो तो प्रागैतिहास है। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और उसको जो है इस रूप में हम लोग देखते हैं। तो एक टाइम टेबल तो ये है जो घड़ी के हिसाब से चल जाता है। दूसरा टाइम टेबल जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है
पेलियोलिथिक और वो वाला, ठीक है, पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक और नियोलिथिक वाला। दूसरा टाइम टेबल वो है, इसको भी विकिपीडिया पे देख लेते हैं। ठीक, ये टाइम टेबल देख लीजिए, ये वाला। अभी हम उस वाले में, जियोलॉजिकल वाले में फिर जाएंगे, अभी बताएंगे आपको। बिफोर होमो जो था, मनुष्य के आने से पहले प्लायोसिन था, और ये 3.3 मिलियन ईयर एगो से 300,000 साल पहले तक का, तो ये कहलाता है पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक 3 प्रकार का है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। तो अपर पेलियोलिथिक आपका मिलेगा बिटवीन 50,000 से 12,000 साल पहले। 50,000 साल से लेकर के 12,000 साल पहले तक अपर पेलियोलिथिक। उत्तर पुरापाषाण, तो ये है पुरापाषाण काल। हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो इंग्लिश में याद रखो तो ज्यादा बेटर है, वैसे इसको बोलते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण, ये हो जाएगा निम्न पुरापाषाण, ये हो जाएगा मध्य पुरापाषाण और ये हो जाएगा उच्च पुरापाषाण। निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण। तो लोअर पेलियोलिथिक का समय था जब स्टोन टूल्स ये थे, इतने बड़े बड़े स्टोन टूल्स थे, बहुत बड़ी साइज होती थी इनकी, है ना। और ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं इसको, 3 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 30 लाख साल पहले, जहां मानव की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 3 मिलियन ईयर एगो, 3 मिलियन ईयर एगो। तो ये हो जाएंगे 3.3 मिलियन ईयर एगो से 300,000 साल पहले तक। कौन सा? लोअर पेलियोलिथिक। फिर 300,000 से 45,000 साल पहले तक का मिडिल पेलियोलिथिक, और 50,000 से 10,000 साल पहले तक का पेलियोलिथिक। तो भीमबेटका की गुफाओं में तीनों के प्रमाण मिलते हैं, लोअर पेलियोलिथिक के भी मिलते हैं, मिडिल के भी, सबसे ज्यादा मिडिल के मिलते हैं, मिडिल पेलियोलिथिक। तो मैं आपको बताता हूं कि जब पूरी दुनिया की जनसंख्या 2000 होगी, तब कम से कम 200 लोग जो है भीमबेटका में रहते होंगे, या 100 लोग रहते होंगे। जब पूरी दुनिया की जनसंख्या ही 2000 रही होगी या 3000 लोग रहे होंगे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में 2 से 3000 की जनसंख्या रही होगी, तब भीमबेटका में 200 लोग रहते हैं, 100 लोग तो रहते ही होंगे। तो इससे आप भीमबेटका का अंदाजा लगा सकते हो ये कितना पुराना है, और इसका इंपॉर्टेंस कितना है ये भी समझ में आ जाएगा आपको। मुझे लगता है हिस्ट्री की शुरुआत आपको समझ में आ रही है। ये भीमबेटका जो भोपाल के बिल्कुल नजदीक है, 40 किलोमीटर है। 40 भी नहीं है, बल्कि 25 होगा। तो 25 किलोमीटर दूरी पे, जहां मैं बैठा हूं यहां से 25 किलोमीटर दूरी पे वो स्थान है जहां लगभग 400-500,000 साल पहले, 500,000 साल पहले, 500,000 साल पहले मनुष्य रहा करता था 200 की संख्या में, 200 की। क्योंकि उन गुफाओं की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां 200 लोग आदमी आराम से रहते होंगे, और तब पूरी दुनिया की जनसंख्या 2000 से 3000 से ज्यादा नहीं होगी। पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य होंगे उनकी जनसंख्या कितनी होगी? 2000 से 3000। तो अंदाजा आप लगाइए कि तब वो पेंटिंग करते थे, तब वो शिकार करते थे, तब वो परिवार बनाते थे, तब वो समूह में कैसे रहते होंगे। तो मनुष्य की शुरुआत
इस तरह से हुई है। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक में आ जाएंगे तो ये जो टाइम है ये लगभग 20,000 साल से 8,000 साल पहले तक, या 15,000 से 5,000। और नियोलिथिक वाला ये 10,000 से लेके 4,500 BC, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट। 10,000 ईसा पूर्व से 4,500 ईसा पूर्व, जब ह्यूमन सेटलमेंट आने लगा होगा और लोगों ने गांव बना लिए थे। ये तो अभी का फोटो है खैर, लेकिन लोगों ने गांव की शुरुआत की थी, एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी। इसको बोलते हैं नियोलिथिक। इसके बाद चाल्कोलिथिक आया था, चाल्कोलिथिक। तो ये जो समय है ये है प्री हिस्ट्री। इसके बाद आती है प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहास, प्रागैतिहासिक। प्री हिस्ट्री लिख लीजिए, इसको सबको नोट कर लीजिए। अभी प्लिस्टोसिन नहीं आया है इस समय में, ये सब प्लिस्टोसिन का है। इस समय में है प्लायोसिन। बिफोर होमो कौन था? प्लायोसिन। इस जगह से प्लिस्टोसिन आया है, जब आइस एज वगैरह आना शुरू हुआ बाद में। ये अपर पैलियोलिथिक क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेक, यहां से प्लिस्टोसिन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 3 एज सिस्टम है। से ये वाला जो हिस्सा कहलाता है 3 एज सिस्टम, प्री हिस्ट्री। फिर इसमें स्टोन एज कौन कौन सी? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। फिर सिविल, यहां से प्रोटो हिस्ट्री किसको कहते हैं? जिसके साक्ष्य हमको बर्तनों के रूप में मिलते हैं, लिपि के रूप में नहीं मिलते। लिपि अभी पढ़ी नहीं जा चुकी है। प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं? प्री हिस्ट्री उसको कहते हैं जहां से सिर्फ हमको टूल्स मिले, पत्थर के औजार मिले और गुफाएं मिली है। हाथ का बनाया हुआ कृत्रिम सामान नहीं मिला, उसको बोलेंगे हम लोग प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहास। ह्यूमन प्री हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन द यूज ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल्स बाय होमिनिड्स 3.3 million years ago and the invention of writing systems। तभी राइटिंग सिस्टम शुरू नहीं हुआ, यहां से राइटिंग सिस्टम तो शुरू हो गया, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा चुका है। तो चाल्कोलिथिक आता है, ब्रॉन्ज एज आता है, कांस्य सभ्यता, और आयरन एज आता है, लौह सभ्यता। तो सबसे पहले ताम्र पाषाण युग, चाल्कोलिथिक को बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद में प्रोटो हिस्ट्री, चाल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण युग। फिर आएगा ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। फिर आएगा आयरन एज। ये जो आयरन एज है ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सॉरी चाल्कोलिथिक और ये ब्रॉन्ज एज है, ये सिंधु घाटी सभ्यता। आयरन एज है, ये वैदिक सभ्यता है। लोहा कौन लेके आए थे? वैदिक लोग लेके आए थे। सिंधु घाटी के लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी, ऐसा बोला जाता है। अयस, लोहे को क्या बोला जाता था? अयस। तो आयरन एज जो आई है ये भारत में वैदिक पीरियड से आती है। और रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जिसको हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री बोलते हैं, वो है एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो है जहां से हमको राइटिंग मिलती है। तो भारत में एंशिएंट हिस्ट्री कहां से मिलती है? एक तरह से ऋग्वेद बोलते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक तरह से एंशिएंट हिस्ट्री की वास्तव में शुरुआत है, मौर्य साम्राज्य। और फिर पोस्ट क्लासिकल हिस्ट्री, तो ये अलग चीज है, ये इंटरनेशनल हिसाब से डिवाइड है। और मिडिवल, हम यहां बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री।
तो एंशियंट हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री, मोहम्मद साहब इस्लाम के आक्रमण के समय, इस्लाम के जन्म के समय तक, हर्षवर्धन तक या इस्लाम तक एंशियंट हिस्ट्री कहलाता है। और भारत में इस्लामिक आक्रमण से लेकर के और मुगल साम्राज्य के पतन तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो वही हो गया ना आपका, ब्रॉन्ज, चाल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज, ये प्रोटो हिस्ट्री कहलाएगा यहां पर, आयरन से पहले, ठीक है, वो कहलाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर हम अंग्रेजों के आगमन और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, शिवाजी के समय और औरंगजेब के बाद की जो हिस्ट्री है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, भारत के समय संदर्भ में। तो ये चूंकि विकिपीडिया में तो ये इंटरनेशनल स्टाइल है, इसलिए हम इंटरनेशनल स्टाइल की बात नहीं करते, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक तरह से इंटरनेशनल स्टाइल की बात नहीं कर रहे, हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला टाइम टेबल समझ में आया होगा। एक टाइम टेबल आपको घड़ी वाला समझ में आया, 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से समझते हैं तो क्या होता है दुनिया। और जब हम स्टोन एज के हिसाब से और इसके हिसाब से बात करते हैं तो 3 एज सिस्टम, यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और रिकॉर्डेड हिस्ट्री, 3 तरह की हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री 2 तरह की है, एक तो प्रोटो हिस्ट्री है और दूसरी पोस्ट क्लासिकल हिस्ट्री। नहीं, जियोलॉजिकल टाइम टेबल दूसरा है, अभी जियोलॉजिकल टाइम टेबल ये नहीं, ये हिस्टोरिकल टाइम टेबल है। पहले जो आपको क्लॉक बताया था वो एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल टाइम टेबल है, ये जो क्लॉक बताई ये हाइपोथेटिकल टाइम टेबल हो गया, ये एक हाइपोथेसिस है। ये हिस्टोरिकल टाइम टेबल हो गया, ऐतिहासिक समय निर्धारण, ठीक है। अब हम चलते हैं जियोलॉजिकल टाइम टेबल में। मुझे लगता है कि अब आपको आनंद आएगा, आनंद तो आना ही चाहिए आपको, भी बहुत सारे फॉसिल्स वगैरह पढ़ने हैं। अब चलते हैं जियोलॉजिकल टाइम टेबल। अब आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल अब समझ में इसलिए आएगा क्योंकि पहले नहीं आ सकता ना, पहले जब तक आपको ये सब चीजें इस तरह से नहीं बताई जाती तो आप समझ नहीं पाते उसको। चलिए जियोलॉजिकल टाइम टेबल देखते हैं, पहले गोल वाला देखते हैं फिर सिंपल वाला देखेंगे। पहले वही सर्कल में देख लेते हैं हम लोग। ये जो 4550 मिलियन ईयर एगो, 4550 मिलियन ईयर एगो मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं इसको। दिख तो सबको रहा है, कोई मना नहीं कर सकता दिखने से, ठीक है। फुल स्क्रीन हो गया अभी है। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4550 मिलियन ईयर एगो, ये आपका अर्थ की शुरुआत है। यहां जो आप पृथ्वी पर जो ये समय देख रहे हैं, ठीक है, कितना हो गया 4.6 गीगा, हाँ। तो ये जो है इस समय में क्या क्या, यहां तो अभी तो सब कुछ है, यानी होमिनिड्स भी है, मैमल्स भी है, लैंड प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, मल्टीसेलुलर भी है, यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स सब है। लेकिन यहां शुरुआत हो रही है किसकी, और इस समय में मून बना है। 4550
पर तो ये हुआ है 27 मिलियन ईयर एगो मून का फॉर्मेशन हुआ है, पहली बार चंद्रमा का जन्म हुआ है, और 4000 मिलियन ईयर एगो एंड ऑफ द लेट हैवी बम्बार्डमेंट, यानी कि हैवी बम्बार्डमेंट जो है वो बंद हो गया। तो आपको जो जियोलॉजिकल टाइम टेबल जो बता रहे हैं वो है हेडियन। इस पूरे समय को जब तक कि फर्स्ट लाइफ आती है, फर्स्ट लाइफ के आने से पहले का जो समय है वो कहलाता है हेडियन। क्लियर हुआ? किसी की आवाज भी आई थी? अच्छा, हेडियन समय समय में आया। हेडियन किसको कहते हैं? हेडियन वो समय है जब मून का निर्माण हुआ, हैवी बम्बार्डमेंट चल रहा था और लाइफ नहीं आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो जियोलॉजिकल टाइम टेबल में जो स्केल आता है वो है आर्कियन। 3 गीगा ईयर एगो, तो 3200 मिलियन ईयर एगो, इसको 3 गीगा में भी नाप सकते हैं। जब गीगा बोलेंगे तो 3 गीगा बोल देते हैं, गीगाबाइट मेगाबाइट आप करते हो ना। तो ये जो है 3200 मिलियन ईयर एगो अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये लगभग वो समय था जब फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हुई। ये जो समय है ना, यहां से सर प्लांट्स की शुरुआत हुई थी। हाँ, प्लांट्स की शुरुआत हुई है एक तरह से। ठीक है, तो ये अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस समय को बोलेंगे आर्कियन, या इसको आर्कियोजोइक भी बोलते हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत हो गई है इसलिए जोइक बोल सकते हैं इसको। इसको आर्कियोजोइक भी बोलते हैं और आर्कियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जियोलॉजिकल टाइम टेबल समझ में आ रहा होगा। हेडियन, आर्कियोजोइक। देन अब आइए, अब ये जो नीचे वाला जो समय है, एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीजन रिच और फर्स्ट स्नोबॉल अर्थ, ये दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ। मैं अगर एरो ले जाऊंगा तो ये थोड़ा सा आपका स्क्रीन आ जाएगा। आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ, प्लांट्स की टाइप, तो प्लांट्स तो एल्गी था ना भाई। ठीक है, एल्गी था। तो ऑक्सीजन रिच यहां आया। अब आया प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक पीरियड जो था वो ये था जिसमें प्रोटोजोआ आए थे। अब प्रोटीरोजोइक के बहुत सारे हिस्से हैं, अभी हम बात करेंगे उन हिस्सों के। फिर आएगा पेलियोजोइक, जहां डायनासोर आएंगे सबसे पहले। पेलियोजोइक में कौन कौन आएंगे? हाँ, डायनासोर यहां आएंगे मेसोजोइक में, और सीनोजोइक। तो अभी जो चल रहा है वो सीनोजोइक है। तो मुझे लगता है कि जियोलॉजिकल टाइम टेबल में सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए, हेडियन, फिर आर्कियन, या 4GA कर लीजिए, 3GA, 2GA प्रोटीरोजोइक, 1GA, और बाद में 514 मिलियन ईयर एगो पेलियोजोइक, 250 मिलियन ईयर एगो, 252 मिलियन ईयर एगो मीजोजोइक की शुरुआत है, और 66 मिलियन ईयर एगो सीनोजोइक की शुरुआत है, और 3.3 पे तो आपका प्लेस्टोसिन आ गया। अभी हम इसके खंडों में चलेंगे, अभी हम एक एक के खंडों में चलेंगे। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम टेबल है ये कंप्लीट नहीं है, अभी आप बड़ा बड़ा याद रखिए। इसमें प्रोटोजोआ की शुरुआत है, ये पेलियोजोइक है, ठीक है, जिसमें हम जो नाम लेते हैं कार्बोनिफेरस, ऑर्डोविशियन, इल्यूरियन। प्रोटोजोइक में, यस सर प्रोटोजोइक में 1 गीगा लिखेंगे कि 2 गीगा लिखेंगे? नहीं नहीं, उसको उसमें अभी मत जाइए, अभी हम बताएंगे, अभी एक एक को तोड़ के बताएंगे। ठीक है,
अभी अभी तोड़ के बताएंगे इसको, प्रोटेरोजोइक को। प्रोटेरोजोइक में भी अभी बहुत सारे खंड है ना, तो अभी हम बताएंगे, बात करेंगे। इसमें केवल प्रोटोजोआ आए हैं, इसलिए 2 गीगा से लेकर के 1 तक आएंगे अपन, ठीक है। पूरा इसको लिखिएगा, 2 गीगा से 1 गीगा ईयर एगो से एगो तक जो है प्रोटेरोजोइक चलता रहा, और इसमें प्रोटोजोआ की शुरुआत हुई। पेलियोजोइक का विभाजन जब होगा तब इसमें पेलियोजोइक में मछलियों की शुरुआत हुई, रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ, फिशेज आई थी इस समय में, एम्फीबियंस आए थे, फिशेज आई थी, तो ये सब इस समय में आए थे पेलियोजोइक में। और मीजोजोइक में आए थे डायनासोर्स। अभी अभी हम बात करते हैं ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और सिनोजोइक में आया था पेलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन। तो वो जो प्लिस्टोसिन था उसमें हमारा मॉडर्न मैन था, जिसने आइस एज देखा था, जो अभी अभी आइस एज जो गया है सर दुनिया में। होलोसिन, हाँ सर तो होलोसिन, हाँ जी, सर होलोसिन। हाँ हाँ, होलोसिन तो अभी रिसेंट वाला है, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी हम बात करते हैं, ठीक है। पहले ये बना लिया, ये समझ में आ गया आपको, पहले राउंड वाला। अब हम इसके एक एक का सेक्शन में जाएंगे, ताकि मैं आपको बताऊंगा तो आपको एकदम से पता नहीं लगेगा ना, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या बताने लगे बीच बीच में। तो अभी आपको समझ में आएगा, एकदम से पूरा समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब इससे बाहर आते हैं हम लोग। चलिए, अब आते हैं हम लोग एक एक सेक्शन में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के इस सेक्शन, इसमें आते हैं। ठीक, कोई अच्छा सा निकाल लिया जाए डायग्राम, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हेडियन, आर्कियन, प्रोटीरोजोइक, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? यस सर। दिख रहा होगा। तो हेडियन दिख रहा है, आर्कियन दिख रहा है, प्रोटीरोजोइक दिख रहा है। तो ये तो समय ऐसा ऐसा आ गया, ठीक है। 541 मिलियन ईयर एगो जो पेलियोजोइक है, उसका विभाजन इस रूप में किया जाता है: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और फिर कार्बोनिफेरस और फिर पर्मियन। तो कितने भाग हो गए? इसको शॉर्ट में हम कॉस डीसीपी बोलते हैं। कॉस डीसीपी मतलब COSDCP, कॉस डीसीपी याद रखना। कॉस डीसीपी से आपको याद रह जाएगा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कार्बोनिफेरस के 2 हिस्से, मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन। तो मिसिसिपी नदी और पेंसिल्वेनिया कहाँ है? ये दोनों। तो ये उनकी सभ्यताओं के आधार पर, यानी वहां पर ये फॉसिल्स अपने को सबसे पहले मिले, इसलिए ये नाम रखे गए हैं। उससे ज्यादा चिंता नहीं करना, अभी आप इसको ये समझना है। कैम्ब्रियन में कौन आए थे? आर्थ्रोपोड्स आए थे। ऑर्डोविशियन में कौन आए थे? ऑर्डोविशियन में आगे के एनिमल्स आए थे। हाँ जी, बताइए। और किसी का कोई हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन की गलती से हो रहा है हाथ खड़ा आपका? चलिए, सिल्यूरियन वो था जिसमें मछलियों की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले फिशेज की शुरुआत हुई थी। और डिवोनियन को एज ऑफ फिश कहते हैं, एज ऑफ फिश, मछलियों का स्वर्ण युग कहा जाता है डिवोनियन। कार्बोनिफेरस में एम्फीबियंस की शुरुआत हुई थी, यानी मछलियां जमीन पे आ गई थी। और पर्मियन वो था जब बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे
एम्फीबियंस। फिर मिजोजोइक आएगा, जो भी आपको बताया था। अच्छा, ये जो है ये बॉटनी के हिसाब से फेनेरोजोइक। इस समय में प्लांट्स बहुत विकसित हुए थे, इसलिए इसको फेनेरोजोइक बोलते हैं पूरे को। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोटीरोजोइक के बाद में फेनेरोजोइक आपने वहां नहीं देखा, वहां देखा था आपने पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। तो यही रखना है, यही रखना है आपको। और फेनेरोजोइक इसलिए बोल दिया है, प्लांट के हिसाब से बोल दिया। किसके हिसाब से बोला है? प्लांट के हिसाब से। इस समय में पौधे बहुत ज्यादा विकसित हो गए थे। मीजोजोइक में ट्रायसिक सबसे पहले, इस समय में आर्थ्रोपोड्स की शुरुआत, इसकी रेप्टाइल्स की शुरुआत हो गई थी। और जुरासिक वो वाला पीरियड था जिसमें डायनासोर्स यानी कि जो रेप्टाइल्स थे वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे जुरासिक में। और क्रिटेशियस में ये लगभग गायब होने लगे थे। अब आइए सीनोजोइक में, जो सबसे रिसेंट एरा है। तो सीनोजोइक का हो गया पेलियोसिन, ये छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये कर लीजिए। पेलियोसिन, इओसिन अभी आपको बताया था, मोइरीथेरियम और इओहिप्पस। घोड़ा कैसा था? अभी कितने साल पहले था? लगभग 50 मिलियन ईयर एगो, यानी 500 लाख साल पहले। 50 मिलियन ईयर मतलब 500 लाख साल पहले। 500 लाख साल पहले कैसा था घोड़ा? बिल्कुल छोटा था। इओसिन, फिर ओलिगोसिन, फिर मियोसिन, फिर प्लायोसिन। ये जो प्लायोसिन था ये अभी आपको हिस्टोरिकल टाइम टेबल में बताया गया था। प्लायोसिन अभी आपको बताया था किसके? पेलियोलिथिक से पहले। पेलियोलिथिक से पहले जो था वो प्लायोसिन था। आ गया समझ में? हाँ, ट्रायसिक। क्या पूछना चाह रहे हो ट्रायसिक में? ट्रायसिक ये है, ट्रायसिक में शुरुआत हुई है रेप्टाइल्स की, डायनासोर्स की, और इनकी एक तरह से शुरुआत हुई है ट्रायसिक में, ठीक है। और जुरासिक में पहला पक्षी आया, पक्षियों की शुरुआत हो गई थी। क्रिटेशियस में पक्षी बहुत सारे आ गए थे और यहां आकर के पक्षी बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे। और फर्स्ट मेमल आपको यहां देखने को मिलता है पेलियोसिन में। क्या प्रश्न है भाई? हाँ ठीक है, मुझे लगता है आपको मैं समझा तो रहा हूं, मुझे लगता है क्लियर हो रहा है आपको। सबसे पहले पृथ्वी का गड़ी देखा हमने, फिर मनुष्य का वो भी देखा। और ये जो प्लेस्टोसीन है इसमें आइस एज आया था, ये 11,000 साल पहले, और ये वर्तमान चल रहा है अभी टुडे। इसको होलोसीन ही कहते हैं एक तरह से। तो 11,000 साल से लेकर के आज तक जो समय चल रहा है उसको कहते हैं होलोसीन। ये जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम टेबल, टाइम स्केल। टाइम टेबल नहीं, टाइम स्केल। ये जो स्केल है सबसे प्राचीन समय से लेकर पृथ्वी की शुरुआत से लेकर के, तो पृथ्वी की शुरुआत के समय हेडियन, देन आर्कियन, देन प्रोटीरोजोइक, देन पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक। और ये इनके अंदर क्या विभाजन है, ये वाला छोड़ दीजिएगा। इसको टर्शरी बोलते हैं, इसको क्वाटरनरी बोलते हैं। इस पूरे को प्लायोसिन तक, पेलियोसिन से लेकर के प्लायोसिन तक टर्शरी कहा जाता है। ये क्या अलग अलग बुक में जाएंगे, अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे तो तरह तरह से आपको गुमराह किया जाता है, तो आप परेशान मत होइए उसको। यहाँ क्वाटरनरी लिखा है तो इन दोनों को मिला के टर्शरी लिख दीजिए, टर्शरी, ठीक है, टर्शरी पीरियड। और ये हो जाएगा क्वाटरनरी पीरियड। और इसको कर दीजिए ये लाइन हटा के, यानी कि पेलियोसिन से लेके प्लायोसिन तक टर्शरी, देन क्वाटरनरी। तो अलग अलग, दरअसल इसमें क्या है, कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया, बदल दिया। कई देश ने, ऑस्ट्रेलिया ने अपना अलग कर दिया, यूरोप ने अलग कर दिया, अमेरिका ने अलग, इंडिया ने अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा और अलग कर लिया। तो अपना और अमेरिका का लगभग एक जैसा है ना, अपना अमेरिका से कम नहीं है, सीधा अमेरिका से ही मिलता है हमारा, इसलिए चिंता नहीं करना। इसलिए वो अमेरिका वालों ने अपना पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन अपने हिसाब से कर दिया। अपने यहाँ का होता तो हम लोग अभी नर्मदा कल्चर और आहार कल्चर और अपना सिंधु कल्चर और वैदिक कल्चर और ये सब डाल देते यहाँ कहीं, है ना। तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से कर देते हैं। इससे आगे का ये जो प्लिस्टोसिन वाला है, यानी प्लायोसिन से पहले का जो हम बात कर रहे थे, जरा उसमें एक मिनट फिर से हम चलते हैं पेलियोलिथिक में। जो पेलियोलिथिक देख रहे थे हम लोग, ये
ये बिफोर होमो, और इधर प्लायोसिन मिलेगा आपको ऊपर, प्लायोसिन एपोक। तो ये हम एक तरह से प्लिस्टोसिन की बात कर रहे हैं। लोअर पेलियोलिथिक की शुरुआत मतलब प्लिस्टोसिन की शुरुआत। ये यहां बात करेंगे तो प्लिस्टोसिन, ये प्लायोसिन ऊपर है, यहां से प्लिस्टोसिन की शुरुआत हुई है। और अब ये जो, अब आपको थोड़ा सा लोअर पेलियोलिथिक में फिर आप और कंफ्यूज होते हैं। एशुलियन, मद्रासियन, सोनियन। मद्रासियन वही है हमारा मद्रास, जो पूरी दुनिया मद्रासियन के नाम से ही पढ़ती है इसको। और सोनियन जम्मू कश्मीर की जो सोन नदी है, वहां पर जो सभ्यता मिली है सोन नदी पे, उसको सोनियन कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में, ये सोनियन इज आर्कियोलॉजिकल कल्चर of lower Paleolithic in the Shivalik hills of the Indian subcontinent, contemporary to the Acheulean. तो ये Acheulean, it is named after the Son Valley in Pakistan, Sonian site. अब वो जम्मू कश्मीर है, so found along the Shivalik region in present day India, Nepal and Pakistan. तो ये सोनियन वही है। और कलेक्टोनियन हमारे भीमबेटका के बराबर है ना। कलेक्टोनियन जो है ये वो का वही है, माइक्रोलिथिक टूल्स है। कलेक्टोनियन में माइक्रोलिथिक टूल्स है। कलेक्टोनियन ऑन सी फ्रांस के आसपास की है, ये यूरोप की सभ्यता है। और मुगारन, तो ये जो सभ्यताएं हैं, ओल्डोवान, एशुलियन, मद्रासियन, एशुलियन के भाग हैं एक तरह से, मद्रासियन, सोनियन, कलेक्टोनियन, मुगारन। और मिडिल पेलियोलिथिक में जाएंगे ना, अभी आप जब मिडिल पेलियोलिथिक में जाओगे तो यहाँ और सभ्यता है, मुस्टेरियन, एटेरियन। तो ये जो मुस्टेरियन है, यहाँ पर आपको निएंडरथल मानव मिलेगा। इस समय का जो मानव था वो निएंडरथल था। मुस्टेरियन इज ए टेक्नो कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टोन टूल्स एसोसिएटेड प्राइमरीली विद द निएंडरथल्स इन यूरोप and to a lesser extent the earliest anatomically modern humans in North Africa and West Asia। तो ये हम कल पढ़ेंगे इन चीजों को, कल हम बहुत अच्छे से देखेंगे फॉसिल्स को। पर आज मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया। ये संस्कृतियां जो है, मुस्टेरियन संस्कृति आपसे पूछेंगे परीक्षा में, तो ये इसको बता दीजिएगा, निएंडरथल मानव था और मिडिल पेलियोलिथिक में था। ठीक है, मिडिल पेलियोलिथिक, तो ये बताना पड़ेगा आपको। फिर अपर पेलियोलिथिक में आएंगे, तो ऐसा करके हम अलग अलग संस्कृतियों की बात करेंगे। तो आज जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़िएगा। आज का होमवर्क लिखिए जरा जल्दी से। आज हमने शुरुआत कर दी है। आज जाकर के 3 स्टेज एज याद लिखिएगा, यानी कि यही वाला। क्या हो गया? हाँ, वो महासागर आए थे, ये नहीं आए थे जुरासिक पीरियड में। ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम फिर जियोलॉजिकल, ये जियोलॉजिकल टाइम टेबल आपका एनवायरमेंट में भी काम आएगा, ये हिस्ट्री में भी काम आ रहा है। बायो पढ़ेंगे तब भी इसको फिर से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ेगा। जियोलॉजिकल टाइम टेबल याद कर लेना। ये आपके ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये आपको लगभग सभी सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी और उसको छोड़ के, पॉलिटी इकोनॉमी को छोड़ के, ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बायो में और हिस्ट्री में, सब में पढ़ना पड़ेगा। यही रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो ये कई मल्टीपर्पज है। प्लांट्स में भी पढ़ना पड़ता है, यानी बॉटनी में भी पढ़ना पड़ता है, एनिमल्स में भी पढ़ना पड़ता है। और जब चट्टानों की बात करेंगे तब भी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी की बात करेंगे तब भी पढ़ेंगे, महाद्वीपों की बात करेंगे, महाद्वीप कैसे बने उसमें भी पढ़ेंगे, प्लांट्स की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, उसमें पूरा डिटेल। और हिस्ट्री में तो यहीं से शुरू हुआ है, तो हिस्ट्री की शुरुआत तो यहां से हो ही रही है। तो मुझे लगता है कि आपको आज क्या क्या होमवर्क करना है। आज आपको पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एक टाइम टेबल ये अच्छे से लिखना है, नोट्स में जाकर के देखना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखना है आपको,
और क्या बताया था इसके साथ? 3 तरह के टाइम स्केल बताया था। घड़ियां देखनी है आपको, आज जाके क्लॉक 2-3 तरह से देखनी है। अब मनुष्य की जो हिस्ट्री है इनकी, अब मानव का जो इतिहास है, अब हम बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मुझे लगता है कि समझ होना बहुत जरूरी है। कई लोग तो इसका भी विरोध करते हैं कि इतना भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अगर इतना नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि आपको समझ में ही कैसे आएगा। तो हम फिर अब इसमें जाएंगे, होमिनिन का टाइमलाइन का, कि होमोसेपियंस आया कैसे, मॉडर्न ह्यूमन जो अभी आपको बताया था, क्रोमैग्नन जो भी आपको बताया था। तो सबसे पहले कहाँ से इसके अर्लीस्ट गोरिल्ला और इनसे चिंपैंजीज, इनसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे आया और फिर उससे मनुष्य कैसे बना, इसकी पूरी कहानी आपको बताई जाएगी। फॉसिल्स का रिकॉर्ड हम लोग देखेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, शुरुआत है, जरा इसको अच्छे से होमवर्क करिए। कल से हम करंट की भी शुरुआत करेंगे, कुछ करंट वाला हिस्सा भी आपका कंप्लीट कराते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। कुछ करंट वाला हिस्सा पॉलिटी का, और वो जो लोग 4 अक्टूबर का एग्जाम दे रहे हैं और एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो एमपीपीएससी वालों के हिसाब से कल और बताएंगे हम कुछ चीजें, और आपका सिलेबस कंप्लीट कराते जाएंगे। आज का होमवर्क मुझे लगता है हैवी वाला है, ऐसे का टॉपिक भी कल देंगे आपको, ठीक है। चलिए सर। हाँ जी सर, ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लिखना है फिर? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हम बताएंगे कल से फिर कल से लिखना, हम समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। आप अभी टाइम टेबल पे, टाइम स्केल पे और उसी पे रहिए। आज का होमवर्क आपका वही है। आप टाइम स्केल जो आज आपको समझाया है वो कर लीजिए, फिर हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल बताएंगे आपको, एक एक समझाते जाएंगे। कल और परसों में हम फॉसिल्स समझा देंगे आपको पूरे, फिर आप लिखिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा उसके, ठीक है ना। हमारे नोट्स में है अधिकांश चीजें, वही लगभग बनानी, लेकिन खास खास चीजें आपको बताएंगे ताकि आपको फायदा हो उसका। परीक्षा में किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न आए तो आप उसका सामना कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।